नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। जब आदमी पागल होता है तो एक के बाद एक उसके दांव गलत पड़ते चले जाते हैं और ठीक यही हो रहा है ट्रंप के साथ। कल मैंने कहा था कि जो आदमी खुद को खुदा समझने लगता है, भगवान समझने लगता है, गॉड समझने लगता है, वो पागल हो चुका होता है और पागल होने की यह सबसे बड़ी निशानी होती है। और इस पागलपन में ट्रंप से एक के बाद एक गलतियां होती जा रही हैं और उसके समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो किस रास्ते पर चले। वहीं दूसरी तरफ ईरान को अगर आप देखेंगे तो वो एक एक पासे बहुत सोच समझ के फेंक रहा है। मैं सारी चीजों पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले पोप वाला वो जो कार्टून उसने बनाया था जिसमें खुद को पोप की तरह पेश किया था, इतना प्रेशर पड़ा, उसके लोगों ने उसको इतनी गालियां देनी शुरू की, यहां तक कि इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने बाकायदा बयान जारी करके कहा कि पोप का जिस तरह से अपमान किया गया है और जिस तरह से ये ईसा मसीह बनने का सारा खेल किया गया है वो बेहद शर्मनाक है कि ट्रंप को अपना वो ट्रूथ सोशल का जो पोस्ट था वो हटाना पड़ा, वो तस्वीर हटानी पड़ी। अमेरिका है, हिंदुस्तान तो है नहीं कि कोई सवाल नहीं पूछेगा। अमेरिका में जब उससे सवाल पूछा गया तो उसने कहा, अरे मुझे तो ये लगा कि मैं डॉक्टर बना हुआ हूं उसमें। मतलब उस तस्वीर को देखिए, कहीं से कोई डॉक्टर आपको आज तक वैसा दिखाई दिया है? उसने कहा कि मुझे तो लगा मैं डॉक्टर बना हुआ हूं और रेड क्रॉस सोसाइटी की मैं मदद कर रहा हूं। उस तस्वीर को आप गौर से देखिएगा तो जो बंदा लेटा हुआ है, जिसको मरीज बताया जा रहा है, उसकी शक्ल जेफरी एप्स्टीन से बहुत ज्यादा मिलती है। और देखकर मुझे भी यही लगा था कि ट्रंप क्या दुनिया को बता रहा है कि वो शायद विश्व इतिहास के सबसे बड़े पीडोफाइल जेफरी एप्स्टीन का सर सहला रहा है, या फिर ईसा मसीह सीधे जेफरी एप्स्टीन को आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा उसने दिखाने की कोशिश की थी। खैर, जो भी था, इस मामले में जबरदस्त उसके ऊपर मार पड़ी है और ईरानियों ने इसका फायदा उठाया है। वैसे भी ईरान को जीसस से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि अली खामनेई साहब ने एक किताब लिखी थी, क्राइस्ट इन द लाइट ऑफ ग्लोरी, और ये क्राइस्ट इन द लाइट ऑफ ग्लोरी अंग्रेजी में भी पब्लिश हुई है। और अली खामनेई साहब ने इस किताब में क्राइस्ट के बारे में, जीसस क्राइस्ट के बारे में, ईसा मसीह के बारे में बेहद खूबसूरत बातें लिखी हैं। यही नहीं, अगर आपको याद होगा तो 12 रोजा जंग के दौरान हमने आपको दिखाया था कि वहां एक ईसाई सैनिक मारा गया था और उस ईसाई सैनिक के घर चलकर खुद गए थे अली खामनेई, उनकी मां के साथ बैठे थे और उनको श्रद्धांजलि दी थी। अभी ईस्टर के बीते कुछ दिन हुए हैं और ईरान में जो चर्च हैं, जंग के बीच भी उन चर्चों में ईस्टर मनाया गया, बड़े खूबसूरत तरीके से मनाया गया, बहुत सुंदर वीडियोस आए थे। तो पजेश्कियन साहब ने और कालीबाफ ने दोनों ने बाकायदा ट्वीट किया और ट्वीट करके ट्रंप की इस हरकत की जबरदस्त मजम्मत की। हालांकि कल हमारे दोस्त हैं डॉक्टर प्रशांत, उन्होंने कहा कि मजम्मत बहुत हो चुकी है, मरम्मत की बारी है। मरम्मत तो खैर वहां की जनता ही कर सकती है, अमेरिका की जनता कर सकती है। इंपीचमेंट की बात काफी आगे बढ़ चुकी है और कई सारे जानकारों का कहना है कि हो सकता है कि साल बीतते बीतते ट्रंप का पॉलिटिकल कैरियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम तो चाहेंगे यही हो, ताकि दुनिया को यह समझ में आए कि जो हमेशा जंग में लगे रहते हैं या इजराइल की गुलामी करके जो बम बरसाते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं, उनकी तबाही तय है। अभी तक ये होता था कि अमेरिका जहां भी जाता था, जो भी करता था, सारे दांव सीधे पड़ते थे और अमेरिका को फायदा ही फायदा होता था। इस बार सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका एक खेल खेल रहा है। मैं आपको बताऊंगा चाइना ने क्या किया, बाकी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बड़ी बात को समझना बेहद जरूरी है, जिसकी तरफ कल भी मैंने एकदम खुल के शाम वाले वीडियो में, और जब मैं कल कह रहा हूं तो नोट कर लीजिए, हालांकि वीडियो के नीचे डेट दी रहती है, फिर भी लोगों को जाने कैसे कंफ्यूजन होता है कि किस डेट का है। खैर, आज जब मैं बात कर रहा हूं तो 14 अप्रैल है और 13 अप्रैल की शाम 5 साढ़े 5 बजे जो मेरा वीडियो रिलीज हुआ था उसमें मैंने बिल्कुल साफ कहा था कि ये ट्रंप का जो बयान आया है, ये ब्लॉकेज करने का और फला करने का, ढिमका करने का, ये एशिया की मार्केट को गिराने का है, ताकि एशिया की मार्केट गिर जाए, $100 की चीज $10 में खरीद सके अमेरिका वाले। और उसके बाद आप देखिएगा, मैंने कहा था कि आप देखिएगा कि जैसे जैसे अमेरिका का मार्केट खुलने का वक्त आएगा, ये और इसके आसपास के लोग पॉजिटिव बातें करने लगेंगे ताकि अमेरिका का मार्केट उठ जाए। और उसके बाद इसके करीबी लोग जो जानते हैं कि ऐसा होगा, उसके पहले ही
मार्केट खुलने के पहले ही ढेर सारी खरीदी कर लेंगे ताकि मार्केट ऊंचा खुले और फिर ऊंचे रेट पर बिकवाली कर सके। ये हुआ, यही एग्जैक्टली हुआ जैसे मैंने कहा था। जो नाम लिया था बराक राबिट का, वहां से ही आया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान और हमारे साउथ एशिया में शाम होती है, वहां सुबह होने का अंदेशा होता है और आप देखते हैं कि बराक राबिट का एक जियास पर आर्टिकल आता है और ट्वीट आता है, द डोर इज नॉट क्लोज्ड, दरवाजा बंद नहीं हुआ है, अभी भी बातचीत हो सकती है। उसके बाद आप देखते हैं लगातार डेट्स आने लगती हैं कि गुरुवार को, आने वाले गुरुवार को, आज जब मैं बात कर रहा हूं तो ट्यूसडे है, और बात होती है कि 15 तारीख को यानी आने वाले गुरुवार को, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जल्दी से जल्दी बातचीत होगी तो भी 2-3 दिन लगेगा उनको आने में और बाकी सब जमाने में। तो लेकिन खबर आनी शुरू होती है पाकिस्तान के हवाले से। बाकी सारी पाकिस्तान के हवाले से जो खबर आई होगी वो अमेरिका के प्रेशर में आई होगी और यह खबर आनी शुरू होती है कि फिर से बातचीत शुरू होने वाली है। और सिर्फ इतनी ही खबर नहीं आती, खबर आनी शुरू होती है कि बातचीत पूरी तरह से टूटी ही नहीं है, जरा सा फर्क है। एक्सियास में आर्टिकल छापता है बराक राबिट की जरा सा फर्क है। जीरो एनरिचमेंट की बात अमेरिका कर ही नहीं रहा है। अमेरिका कह रहा है कि 20 साल के लिए टाल दीजिए और ईरान कह रहा है हम 5 साल से ज्यादा नहीं टालेंगे, तो कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। यानी अमेरिका की मार्केट को यह संदेश दिया जा रहा है कि यह ब्लॉकेज वगैरह बहुत लंबा नहीं चलना है, ऑयल सप्लाई होती रहेगी, समझौता हो जाएगा ताकि मार्केट ऊपर उठ जाए। ठीक यही बात मैंने आपसे कही थी जब से जंग शुरू हुई है। बाकी कुछ भी बदल जाए, लेकिन यह खेल लगातार चल रहा है कि एशिया की मार्केट जब खुलने वाली हो उस समय जानबूझकर ऐसा बयान दो कि एशिया की मार्केट गिर जाए, और उसके बाद जब अपनी मार्केट खुलने वाली हो तो ऐसा बयान दो कि अपनी मार्केट उठ जाए, ताकि एशिया की कीमत पर अमेरिका के जो इनके इनसाइडर ट्रेडर्स हैं, जो शेयर मार्केट में इनकी तरफ से खरीदारी और बिकवाली करते हैं, वो जबरदस्त पैसा कमाएं, जो पैसा ट्रंप और उसके आसपास के लोगों के अकाउंट में इनडायरेक्टली जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पूरी तरह से सच है? क्या हमें ऐसा मान लेना चाहिए कि हर हाल में जंग जल्दी से जल्दी रुक जाएगी? ये सीज फायर खत्म होने से पहले, इसकी मियाद खत्म होने से पहले समझौता डील हो जाएगी और आगे मिडिल ईस्ट में जंग नहीं होगी? यह सबसे बड़ा सवाल है जो मिडिल ईस्ट और दुनिया में इंटरेस्ट रखने वाले हर आदमी के सामने खड़ा है। इसके दोनों तरफ को देखना बेहद जरूरी होगा। अगर वाकई यह सच है कि ईरान 5 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट को मुलतवी करने के लिए तैयार हो गया है और अमेरिका 20 साल पर प्रेशर बना रहा है, तो बीच का रास्ता निकल सकता है। ईरान थोड़ा आगे बढ़ के 10 साल पे जा सकता है और अमेरिका थोड़ा पीछे आके 10 साल पर राजी हो सकता है। यह हो सकता है, यह समझौता, अगर इतनी ही बात है, अगर इसी पर सब कुछ टिका हुआ है तो यह हो सकता है। लेकिन हमें नहीं पता, ना तो अमेरिका से और ना ही ईरान की तरफ से ऐसा कोई पक्का मैसेज आया है। अब ये जो मैसेज आ रहा है बराक राबिट जैसे लोगों की तरफ से, इसके मानी क्या हो सकते हैं, इसको भी समझ लीजिए। यह हो सकता है कि जीरो एनरिचमेंट पर अमेरिका टिका रहा हो ईरान के सामने, पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, लेकिन लौटने के बाद उसके समझ में आया हो कि इस जंग को लंबा जारी रखने में सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। वांस की लोकप्रियता एकदम नीचे जा रही है, ट्रंप की लोकप्रियता तो बेहद नीचे जा चुकी है, ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो बेहद नीचे जा चुकी है। खबरें आ रही हैं कि अगर जंग चलती रही तो मिड टर्म इलेक्शंस में ट्रंप का बुरा हाल हो सकता है, उसके बाद इंपीचमेंट हो सकता है। और भी जो वहां के जनरल्स वगैरह हैं उनके साथ मीटिंग हुई होगी, उन्होंने कुछ इनपुट दिया होगा। तो यह भी पॉसिबल है कि जो बातें वहां पर अमेरिका कर रहा हो उससे थोड़ा पीछे हटा हो और बराक राबिट जैसे लोगों के माध्यम से यह मैसेज दिया गया हो कि चलो जीरो एनरिचमेंट नहीं, 20 साल पर मान जाओ, और ईरान यह मैसेज दे रहा हो कि हम 5 साल से ज्यादा पर नहीं मानेंगे। यानी बैक चैनल बातचीत में यह बात आई हो, पाकिस्तान में यह बात ना हुई हो, यह एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अगर यह पॉसिबिलिटी है, अगर ऐसा हुआ है तो जंग रुक सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि क्या चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं जिससे लगता है कि जंग रुकना जरूरी नहीं है, जंग बढ़ सकती है। सबसे बड़ा तो नेतन्याहू अपनी जान लगा देगा कि जंग किसी तरह से दोबारा शुरू हो, और वो जान लगा रहा है, लगातार बयान दे रहा है। कल एक बयान दिया
जिसमें यूरोप के नेताओं को बहुत सारी गालियां दे रहा था और यूरोप के नेताओं के मोरालिटी की बात कर रहा था। इसके पहले लेबनान पर जो हमले हुए हैं, जब जर्मनी के चांसलर ने उन हमलों की मजम्मत की, तो इसके मंत्रिमंडल का, इसकी मिनिस्ट्री का सबसे घटिया इंसान जो हो सकता है उनमें से एक, कार्ड्स, उसने उसको रिट्वीट करके और जर्मनी से कहा कि तुमको शर्मिंदा होना चाहिए होलोकास्ट के लिए। मेरा सवाल यह है कि कब तक दुनिया होलोकास्ट के लिए शर्मिंदा होती रहे। मेरा सवाल यह है कि होलोकास्ट अरबों ने नहीं किया था, होलोकास्ट हिटलर ने किया था, होलोकास्ट इंग्लैंड ने किया था, बाकी सब ने किया था। फिर अरब उसकी कीमत क्यों चुका रहे हैं, फलस्तीनी उसकी कीमत क्यों चुका रहे हैं? मेरा सवाल यह है कि जो होलोकास्ट गजा के अंदर किया गया है, जिस तरह से लेबनान में लोगों को मारा गया है, उसके लिए इजराइल को शर्मिंदा क्यों नहीं होना चाहिए? कब तक आप हिटलर को याद करते रहेंगे? 70-80 साल बीत चुके। हिंदुस्तान में हम तो नहीं कहते कि अंग्रेजों को शर्मिंदा होना चाहिए कि इतने 100 साल हमें परेशान किया, हमारी संपत्ति लूटी, हमारे लोगों को परेशान किया, हमारा जीना हराम करके रखा, हमें गुलाम बना के रखा। हम तो कभी नहीं कहते। लड़ाई की, आजादी छीनी और उसके बाद हमने अपना हिंदुस्तान बनाया। ठीक है, हम 2 हिस्सों में बट गए, हिंदुस्तान बना, पाकिस्तान बना, बाद में बांग्लादेश बना, लेकिन सब अपने अपने तरीके से अपने मुल्क को बेहतर बनाने में लगे हैं। कोई इंग्लैंड से शिकायत करने तो नहीं जा रहा। फिर कब तक जर्मनी और बाकी सबसे शिकायत करता रहेगा नेतन्याहू, और उस शिकायत की आड़ में गजा के अंदर, लेबनान के अंदर लोगों को कत्ल करता रहेगा? और कब तक दुनिया चुपचाप बैठकर सुनती रहेगी? इसलिए ये मोरालिटी वगैरह की बात तो बेकार की है। सबसे ज्यादा इमोरल कोई सरकार अगर दिखाई दे रही है तो वो इजराइल की दिख रही है कि दुनिया भर के कहने के बावजूद वो लगातार आम शहरियों का कत्लेआम कर रही है, चाहे वो लेबनान हो, चाहे गजा हो, चाहे दीगर जगह हो। ईरान के अंदर जो 150 से ज्यादा बच्चियों को मारा गया है, उसको भी इसी जुर्म में शामिल करना चाहिए। खैर, तो मैं कह ये रहा था कि नेतन्याहू किसी भी हालत में इस जंग को चाहेगा कि दोबारा शुरू हो, और वो अपनी तरफ से पूरा प्रेशर बनाएगा। और आप देख रहे हैं कि जिस समय सीज फायर चल रहा है, ये खबरें बहुत साफ आ रही हैं, और ट्रैकिंग जो हवाई जहाजों की होती है उसको देखने पर समझ में आ रहा है कि अमेरिका से हथियार और जहाजें लगातार मिडिल ईस्ट की तरफ आ रही हैं। यानी सीज फायर के दौर में अमेरिका लगातार हथियार और बाकी सब साजो सामान भेज रहा है मिडिल ईस्ट में, यानी वो तैयारी कर रहा है किसी भी दिन हमला कर सकता है। ये बिल्कुल क्लियर सी बात है जो साफ साफ दिखाई दे रही है। नंबर 2, दूसरा ये और बड़ा फैक्टर ये है कि सऊदी अरबिया तो खामोश है। सऊदी अरबिया के बारे में तो खबर ये आ रही है कि वो लगातार ये कह रहा है कि ये ब्लॉकेज बंद करो, जो ये ब्लॉकेज कर रहे हो इससे हमारा नुकसान होगा। लेकिन यूएई के अगर आप बयानात देखें, यूएई से जुड़े हुए अकाउंट्स के बयानात देखें, तो वो ईरान पर लगातार हमला कर रहे हैं। हमला मतलब जमीनी हमला या आसमानी हमला नहीं, जुबानी हमला कर रहे हैं। लगातार वो ईरान को टेररिस्ट स्टेट कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, और ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को उकसा रहे हैं। अब अमेरिका इनका कितना असर लेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। तीसरी बात यह कि ट्रंप लगातार ये चाहता है कि कैसे भी ईरान पर जो कुछ हो रहा है उसको जीत की तरह दिखाए। वो जीत कह भी रहा है, लेकिन जिस तरह से बातचीत टूटी, जिस तरह से ईरान उसकी कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है। कल उसने कहा कि ईरान के लीडर्स ने फिर से मुझे फोन किया, ईरान ने तुरंत कहा कि हमने कोई फोन नहीं किया है। और अब दुनिया ईरान पर ज्यादा भरोसा करती है, ट्रंप पर कम भरोसा करती है। वो जानती है कि ट्रंप ज्यादा झूठ बोलते हैं। तो अपनी जीत दिखाने के लिए क्या एक बार फिर से वो बूट ऑन ग्राउंड कर सकता है? कोई छोटा सा इलाका कब्जा करके उसको अपनी जीत बता सकता है। एक बार कोशिश कर चुका है, और मैं इस बात पर फक्र महसूस कर सकता हूं, या आप यूं कहें कि संतोष महसूस कर सकता हूं, सुकून महसूस कर सकता हूं कि मैं वो पहला आदमी था यूट्यूब पर कम से कम जिसने ये कहा कि इस्फहान में जो जहाजें इनकी आई थी 150 के आसपास और लोग आए थे, वो यूरेनियम चुराने आए थे, बूट ऑन द ग्राउंड करने आए थे, वहां पर कब्जा करने या वहां पर कोई खेल करने आए थे, वो रेस्क्यू करने नहीं आए थे। लेकिन उस समय ईरान ने इनका बूट ऑन द ग्राउंड फेल कर दिया। उसके बाद खर्क का नाम लेना थोड़ा इन्होंने कम कर दिया है। लेकिन क्या इस खामोशी के बीच किसी और आइलैंड पर, किसी और जगह पर यह आर्मी वगैरह भेजकर अपना झंडा फहराकर, भले वो झंडा 24 घंटे 48 घंटे रहे, अमेरिका में ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमने ईरान को जीत लिया?
ये एक लालच हो सकती है ट्रंप की, जो जंग को दोबारा शुरू करवा सकती है। दोबारा मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो ईरान तैयार बैठा है, उनकी जहाजें आ रही हैं अगर हमें खबर है, उनके हथियार आ रहे हैं अगर हमें खबर है, तो ईरान को भी खबर है। ईरान किसी भी तरह की खुशफहमी में नहीं है और पूरी तरह से तैयार है कि अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो क्या होगा। उसने कहा है कि इस बार हम ऐसे हथियारों का मुजाहिरा करेंगे जिसके बारे में दुश्मन ने सोचा भी नहीं होगा। हम इस तरह से लड़ाई करेंगे, ऐसे नए वारफेयर करेंगे जिसका इम्कान भी नहीं होगा वॉशिंगटन में बैठे हुए लोगों को। तो ईरान पूरी तरह से तैयार है इस जंग के लिए। ये दो सूरतें हो सकती हैं, या तो सीज फायर हो जाए और या तो जंग शुरू हो जाए। दोनों में क्या क्या हो सकता है वो मैंने आपको बताया। अब रहा सवाल ये ब्लॉकेट का। ये ब्लॉकेट एक ऐसा कदम है जो लागू होने से पहले ही फेल होना तय है। कल मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था कि अगर ये ब्लॉकेट लगता है तो क्या होगा, और वही सारी चीजें दिख रही हैं। चाइना का एक जहाज जो सैंक्शन जहाज था, जिसके ऊपर पहले से सैंक्शन लगा हुआ था, उसने होर्मुज को क्रॉस किया। जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है उसको क्रॉस किया इनकी नाकाबंदी के बावजूद, और पहला वो जहाज बन गया जिसने इनकी नाकाबंदी के बावजूद उस इलाके को क्रॉस किया। ये जहाज, इसमें 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लदा हुआ था और जिसको यूएई के हमरिया पोर्ट से लोड किया गया था। यानी चाइना इनके ब्लॉकेट के बावजूद अपना जहाज ले गया, सीधे इनको धमकी दे चुका है चाइना कि हमारे मामलों में दखल मत कीजिए वरना बात बहुत बढ़ सकती है। और चाइना जैसी कंट्री से जंग करने के बारे में ट्रंप नहीं सोच सकते। अब आप सोचिए, मान लीजिए पाकिस्तान कोई जहाज लेकर जाता है तो क्या ट्रंप की आर्मी उस पर हमला करेगी? उस पर हमला करने का मतलब यह है कि अब पाकिस्तान उसके बाद ईरान और इनके बीच बातचीत में शामिल नहीं होगा। ऐसे ही अगर हिंदुस्तान कोई जहाज ले आता है तो क्या ट्रंप नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा दुश्मन बनाना चाहेंगे? रहा सवाल यूरोप का, तो यूरोप की कंट्रीज ने बहुत क्लियर कर दिया है, नाटो के पार्टनर से लेकर बाकी कंट्रीज ने, कि हम इस नाकाबंदी में शामिल नहीं होंगे। सऊदी अरबिया इनसे कह रहा है कि यह नाकाबंदी हटाओ। तो यह एक ऐसा नाकाबंदी है जिसका कोई हासिल नहीं है। दरअसल वेनेजुएला या क्यूबा या छोटे से जो देश हैं जो 3 तरफ 4 तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, उनमें नाकाबंदी हो सकती है सक्सेसफुल। लेकिन ईरान जैसा बड़ा मुल्क जिसके पास जमीनी रास्ते खुले हुए हैं, उनमें नाकाबंदी का कोई खास फायदा नहीं होना है। आप देखिए, टर्की ने ट्रक्स भिजवाए हैं ईरान के लिए, गुरबलाग जो उनका बॉर्डर है वहां से भिजवाया है, जमीनी रास्ते से आ रहा है। पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट के लिए एक नया रास्ता खोल लिया है, वाया अफगानिस्तान ट्रक से वो सामान भिजवा रहा है ईरान के लिए। कैस्पियन सागर आप ऊपर देखते हैं तो रशिया के साथ सारी चीजें आराम से आ सकती हैं, जा सकती हैं, क्योंकि कैस्पियन सागर पर अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं है। वहां जाकर ये ब्लॉकेज नहीं कर सकते। वहां ब्लॉकेज करने का मतलब है रशिया के साथ सीधा पंगा लेना, जो इनके औकात की बाहर की बात है। तो ईरान अपना सारा माल जमीन के रास्ते भी भेज सकता है और जमीन के रास्ते मंगा भी सकता है। तमाम मुल्कों ने ईरान के साथ समझौता कर लिया था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से हमारा आता रहेगा, कुछ ने पैसे देकर यानी टाल देकर और कुछ ने बिना टाल के। कल जो ईरान के राजदूत इंडिया में हैं, उनका बयान आया कि भारत की जो जहाजें, इंडिया की जो जहाजें वहां से आ रही हैं, उनको कोई टाल नहीं देना पड़ेगा क्योंकि हिंदुस्तान हमारा दोस्त है। और आपको मैंने बताया था कि खामनेई साहब का 40वां जो यहां पर मनाया गया, उसमें भारत सरकार ने अपने मिनिस्टर को भेजा था। तो आप समंदर लॉक कर देंगे, ईरान से ज्यादा नुकसान होगा गल्फ कंट्रीज को। इसीलिए सऊदी अरबिया कह रहा है कि भैया ये ब्लॉकेट बंद करो। तो ये ब्लॉकेट तो सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, कुछ मैंने कल आपको बताया और कुछ मैं आज बता रहा हूं। ब्लॉकेट के सक्सेसफुल करने के लिए जो भी जहाजें वहां से गुजरेंगी सबको आपको मारना पड़ेगा। वहां से जहाजें मान लीजिए जापान की गुजर रही हैं, क्या आप उनको मारेंगे? चाइना की गुजर रही हैं, क्या आप उनको मारेंगे? इंडिया की गुजर रही हैं, क्या आप उनको मारेंगे? और अगर मारेंगे तो दुनिया जो पहले ही आपसे खफा है उसको आप और ज्यादा नाराज करेंगे। आपका समर्थन वैसे ही गिरता जा रहा है। मैं एक एग्जांपल देकर बात खत्म करूं। कनाडा में इजराइल का समर्थन करने वालों के नंबर्स 22% रह गए हैं, यानी 78% कनाडाई जो हैं वो इजराइल के खिलाफ हो चुके हैं। और इस समय इजराइल के खिलाफ होने का मतलब है ट्रंप के खिलाफ होना। तो आप समझिए कि ट्रंप लगातार अकेला पड़ता जा रहा है।
इजराइल की जो चीखें हैं, जो पुकारें हैं, जो तमाशे हैं, वो इसीलिए हैं कि अब कोई उनको नहीं सुन रहा। सारी दुनिया के सामने वो नंगे हो चुके हैं। सारी दुनिया बहुत कायदे से उनको पहचान रही है। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने चाइना से कहा कि अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तुमको बड़ा रोल निभाना चाहिए। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर की वाइफ के ऊपर अचानक से करप्शन वगैरह का केस हो जाता है, जो स्पेन के अंदर के ज़ायनिस्टों का खेल होगा, लेकिन उसके बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिला जुलाकर हालात ऐसे हैं कि ईरान का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग सीधे कहें या ना कहें, लेकिन ईरान के साथ लगातार समझौते कर रहे हैं। अमेरिका का कोई साथ देने को तैयार नहीं है। पोप के बारे में और ईसा मसीह के साथ जो तमाशा उन्होंने किया है, ट्रंप ने किया है, उसको लेकर जबरदस्त मजम्मत हो रही है। और अब अमेरिका पीछे हटता हुआ दिख रहा है जीरो एनरिचमेंट वाली बात से। 20 साल की बात कर रहा है, ईरान कह रहा है 5 साल की। पाकिस्तान, टर्की और बाकी सब कंट्रीज लगी हैं कैसे भी समझौता हो जाए। मामला एकदम उलझा हुआ है, लेकिन यह भी मुमकिन है कि अगले 2-4 दिन में मामला सुलझ जाए, और यह भी मुमकिन है कि कभी भी बमबारियां फिर से शुरू हो जाए। दुनिया एक बेहद खतरनाक मरहले पर खड़ी है। दुआ कीजिए कि अमन बना रहे, दुआ कीजिए कि डील हो जाए, और दुआ कीजिए कि ट्रंप के खाली दिमाग में शैतानी ख्यालों के अलावा कभी कभार कुछ अच्छे ख्यालात भी घुस सके। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।